नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत साथियों, सरकार फिर से मर्ज करने को ऊपर विचार बना रही है। क्या मर्ज होने जा रहे हैं बैंक? और सर मर्ज कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखो क्या है, अगर टॉप 100 की बात करोगे तो टॉप 100 में भारत का एक भारतीय स्टेट बैंक आता है। वो विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व के टॉप 100 में 47वें नंबर पे आता है भारतीय स्टेट बैंक। दूसरे नंबर पे HDFC आता है एसेट वाइज 73वें नंबर पे। सरकार चाहती है कि विकसित भारत वर्ष 2047 में होगा तो भारत के जो बैंक हैं, लगभग 2 से 3 बैंक जो हैं वो टॉप 100 की लिस्ट में आ जाए, और टॉप 100 में भी टॉप 20 में या टॉप 10 में आ जाए। अगर अभी आज करंट की सिचुएशन क्या है, तो टॉप 10 की अगर बात करोगे तो टॉप 10 में टॉप 4, 1 2 3 4, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 और टॉप 4। इन टॉप 4 में 4 बैंक है जो कि चाइना के बैंक है, और टॉप 5 पे आता है अमेरिका का बैंक जिसका नाम है JP मॉर्गन। आपने सुना होगा JP मॉर्गन। लेकिन भारत सरकार क्या चाहती है कि भारत सरकार ये चाहती है कि इनका जो मर्ज है ना, वो मर्ज कर करके, और इसमें जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो बढ़ा करके लगभग लगभग इतनी इनकी वैल्यू कर दी जाए जो ये टॉप 10 में या टॉप 20 में तो आ जाए। कोई बैंक कितने एसेट होल्ड होल्ड करता है, ये उससे डिफाइन होता है कि वो बैंक कितना वैल्यूबल है। आप समझो बात को, ऐसा समझो 1 लाख करोड़ रुपए का मैंने किसी को लोन दे रखा है तो वो मेरे लिए एसेट हुई। 50,000 करोड़ रुपए का अगर मैंने किसी से ले रखा है, या FDI मतलब पड़ा है मेरे पास में, FD के फॉर्म में FDI है मेरे पास, या किसी भी रूप में, वो मेरी लाइबिलिटी है। तो मैं जितने एसेट होल्ड करता हूँ, या मेरी जितनी लैंड है, जमीन है, कार है ना, वो एसेट कहलाते हैं। तो जनरली अभी भारत की अगर बात करोगे तो भारत में सबसे ज़्यादा एसेट रखने वाला जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। लेकिन अगर टोटल भारत के अंदर जितने भी बैंक है ना, ये 12 बैंक है ना, बैंक ऑफ इंडिया है तुम्हारा, यूनियन बैंक है, केनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सभी बैंकों को अगर जोड़ दिया जाए ना, तो इन सभी बैंकों को जोड़ के जो इनकी वैल्यू निकल के आती है वो $19.9 बिलियन निकल के आती है। मतलब ऐसा समझ लो कि $2 ट्रिलियन। और जो टॉप 100 में है, और जो टॉप 1 का बैंक है जो चाइना का बैंक है, उसके एसेट की जो वैल्यू है ना, वो है तुम्हारा $63 बिलियन। मतलब ऐसा समझ लो $6 ट्रिलियन। अगर भारत के सारे बैंकों को जोड़ दिया जाए तो बन रहे हैं कितने, $2 ट्रिलियन। और अगर चाइना का एक बैंक देख लिया जाए तो उसकी वैल्यू कितने निकल के आ रही है, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है $6 ट्रिलियन। है तो 6.25 के आसपास, पर $6 ट्रिलियन। इससे क्या चीज सिद्ध होती है? इससे ये चीज सिद्ध होती है कि जो भारत का, आपने देखा होगा चाइना बहुत से लोगों, बहुत से बैंकों को, बहुत से देशों को लोन दे देता है। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान ने फलाने देश को लोन दे दिया? उसका पहले ही कंगाली में आटा गिला है। तो सरकार की मंशा तो देखो पॉजिटिव है। सरकार जो वे में चाह रही है वो तो सरकार अच्छा ही चाह रही है। हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि देखो, जैसा समझो, उदाहरण से समझो कि बैंकों की वैल्यू कैसे बढ़ाएगी। ऐसा समझो मेरे पास में 50-50 हज़ार रुपए के 10 बैंक है ना, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। लेकिन इन 10 के अंदर जो सीमा है ना, FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी है 20% की। तो उस पर 20% का मतलब क्या हो गया? सीधे से मान लो कि भाई 10,000 करोड़, क्योंकि बैंक की कुल वैल्यू है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ में अगर आपने फिक्स कर दिया कि भाई 20% FDI आ सकती है, तो भाई वो कितनी आएगी 20%? मतलब 10,000 करोड़। आप विदेशी पैसा जो है वो 10,000 करोड़ ले सकते हो, लेकिन इसे बढ़ा के आपको अगर 49% तक ले जाना है, मतलब ये समझ लो कि आप 50,000 करोड़ आपके टोटल बैंक की वैल्यू है, उसमें आप चाहते हो कि हमारी 49% जो हिस्सेदारी है वो FDI से आ जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपको 24,000 करोड़ रुपया जो है FDI के रूप में आ जाएगा, और 26,000 करोड़ आपका रहेगा और 24,000 करोड़ FDI का आ जाएगा। तो सरकार क्या चाहती है, मर्ज करके अगर किसी बैंक की जो वैल्यू है वो बढ़ा के अगर 5 लाख करोड़ कर ली जाए, तो आपको 2.5 लाख करोड़ का जो है FDI मिल जाएगा, और 49% कर दे। अभी जो तुम्हारा यूनियन बैंक है, केनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, या जितने भी तुम्हारा PSU बैंक है, इन सब का तो मालिक एक ही है ना भाई, भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे तुम्हारा केनरा बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सब का मालिक केवल एक है, वो है भारत सरकार, है ना। अब ये अलग अलग ऑफिस हैं, अलग अलग ब्रांच मैनेजर है, अलग अलग चपरासी है। अगर इन सबका विलय करके एक कर दिया जाए, इससे पहले भी तो 27 बैंक हुआ करते थे ना भाई, 27 से इन्होंने घटा के आज 12 पे ले आए।
आज तुम बताओ ना, ओरिएंटल बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक इन सब कहाँ है, सिंडिकेट बैंक है, इन सब का मर्ज कर दिया गया। सरकार भी क्या चाह रही है कि वो ये ना मर्ज करके इनकी वैल्यू को इंक्रीज करके, और जो बड़े बड़े सिटी ग्रुप है या तुम्हारा जेबी मॉर्गन है या ब्लैक रॉक है, ऐसी कंपनी जो कि भारत के अंदर कॉर्पोरेट लोन देना चाहती है। अगर सपोज करो मुकेश अंबानी को लोन चाहिए, है ना, एक उदाहरण से समझ लो, उसको 500 रुपये का तो लोन नहीं चाहिए, है ना भाई, उसको तो 1 लाख करोड़ का लोन चाहिए। अगर उसे 1 लाख करोड़ का लोन चाहिए, और जो तुम्हारा कोई 10 बैंक है, लेकिन 10 बैंक की किसी एक बैंक की फुल वैल्यू 50,000 करोड़ है, तो 1 लाख करोड़ का वो लोन कहाँ से दे पाएगा। अगर वे 10 के 10 बैंक एक हो जाए मर्ज करके, तो वो हो जाएंगे, उनकी वैल्यू हो जाएगी 5 लाख करोड़। और 5 लाख करोड़ जब उनकी वैल्यू हो जाएगी, तो वो दे सकते हैं 1 लाख करोड़ का लोन। तो इसीलिए होता क्या है कि भाई, जब आपको एफडीआई लाना है देश के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है, तो आपको मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने से बहुत से जो इसके इम्पैक्ट भी है, ऐसा नहीं कि जहाँ आपकी ब्रांच है, सपोज करो किसी किसी की यहाँ पे, सपोज ऐसा मान लो सिंडिकेट बैंक की ब्रांच थी, और सिंडिकेट बैंक हो गया बंद, और सिंडिकेट का मर्ज हो गया तुम्हारा कैनरा बैंक में, और जो कैनरा बैंक की जहाँ ब्रांच है वहाँ चले गए वो अकाउंट सारे। तो तुम सोचो यार, सिंडिकेट वालों का क्या होगा भाई। थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसका। इसका पॉजिटिव ही है, ज़्यादातर फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। पहले भी सरकार ने किया है, अभी भी सरकार कर रही है। एक नुकसान भी है, नुकसान ये है कि अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट खराब है, किसी बैंक पे लोन ज़्यादा है, और मतलब उसने खराब लोन दे रखे हैं, और आपने सबको अच्छे अच्छे लोन बांट दिए, मतलब पूरे के पूरे लोन आपने परफेक्ट बांट दिए, और एक एक बैंक ने 100 रुपये लोन दिए, उसके 99 रुपये वापस आ रहे हैं। एक बैंक ने 100 रुपये लोन दिए, उसके 80 रुपये वापस आ रहे हैं। तो उसका जो एनपीए है वो 20% के आसपास मान लो, हालांकि होता नहीं है, जनरली 4 से 5% होता है, पर वो 20% मान लो। लेकिन अब जब इन दोनों का मर्ज होगा, तो एक भी जिस बैंक की बैलेंस शीट अच्छी है ना, उसकी बैलेंस शीट पे इनका मर्ज होगा, तो उसके एनपीए में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक चीज तो है कि अगर आपको विकसित भारत की ओर ले जाना है, या आपको मर्जिंग तो देखो जरूरी है, लेकिन इस अगर डायरेक्ट आप मर्जिंग का प्लान दे दोगे ना कि यार मर्ज हो रहा है, तो जो विकसित तुम्हारा विपक्ष है वो तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा, और तुम मर्ज कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। भाई, भारत सरकार क्या चाहती है कि जो हम मतलब विश्व के टॉप 100 बैंक है ना, टॉप 100 बैंक है ना, उनमें कम से कम टॉप 20 में या टॉप 10 में तो भारत के 2-3 बैंक तो आ ही जाए। हालांकि इसमें ऐसी मंशाएं चल रही है कि अब जो 100 मतलब 10-12 बैंकों से घटा करके 7 बैंकों में कर देगी सरकार। अब भारत सरकार, जो स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इस तरह के जो टॉप 5 है जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है। अब सोचोगे यार, मार्केट कैप और एसेट वाइज ये दोनों कैसे कैसे होता है। किसी शेयर का, किसी कंपनी का कितना शेयर मार्केट में है, और उसकी प्रति शेयर की वैल्यू क्या है, वो मार्केट कैप कहलाता है। जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी मार्केट कैप वाइज देखोगे ना आप, तो टॉप 10 के आसपास आ जाता है, कभी 12 पे पहुंच जाता है, कभी 7 पे पहुंच जाता है, कभी 8 पे, कभी 6 पे, है ना। और अगर बात करोगे उसको एसेट वाइज कि कितने एसेट होल्ड करता है वो, तो वो 73वें नंबर पे आता है। ऐसी ही अगर बात करोगे भारतीय स्टेट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, वो एसेट वाइज दुनिया के 47वें नंबर पे आता है। मतलब टॉप 100 क्या, टॉप मतलब टॉप 20 क्या, टॉप 30 क्या, टॉप 40 में नहीं आता, टॉप 40 में भी नहीं आता, वो 47वें नंबर स्थान पे आता है। क्योंकि कारण ये है ना कि वो एसिड कितने होल्ड करते हो भाई, बैंक को वो एसिड वगैरह कैसे नापते हो आप, उसका पैरामीटर क्या है। पैरामीटर उसका ये है कि आप कितने एसिड होल्ड करते हो। अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए के एसिड होल्ड करते हो, एसिड क्या है बैंक का, बैंक आपने कहीं मान लो किसी को होम लोन दे रखा है, ठीक है, जब तक उसकी ईएमआई नहीं आ जाती आपके पास, जब तक बैंक का एसिड हो, आप समझ रहे हो, वो मकान बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक का वो पैसा आएगा। किसी को कार दिला दी, कार लोन दे दिया, तो बैंक का एसेट है, ठीक है। किसी को कॉमर्शियल लोन दे दिया, तो बैंक का एसेट है। आप आपके जो जितने फर्नीचर है, एसी है, चेयर है, ये सब बैंक के एसेट है। अब लाइबिलिटी क्या है फिर बैंक के ऊपर। मान लो बैंक के जो एफडी के फॉर्म में पैसा रखा है, जो क्लाइंटों का पैसा है, वो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो वापस करना है, ठीक है। वो बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है। मान लो कोई बहुत से गोल्ड वोल्ड वगैरह रख लेते, वो गोल्ड आप लोकर में रखा है, बैंक थोड़ी उसको खा जाएगा, बैंक आपसे उसका चार्ज वसूलता है, तो वो लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। हाँ, अगर बैंक ने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद रखे हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद रखे हैं, वहाँ से बैंक को पैसा मिलना है, तो वो बैंक के एसेट हुए। आरबीआई के बॉन्ड खरीद रखे हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड, तो वो बैंक के एसेट हुए। तो मतलब क्या है, इसका सार ये है कि बैंक जितने एसेट होल्ड करता है, और लेमन लैंग्वेज में समझो, दो दुकान है, एक तो है एचडीएफसी, एक है एसबीआई,
ठीक है, दो छोटी छोटी दुकान है, उन दुकान के अंदर कितना माल है, अंदर पैसा कितना है, ये क्या कहलाएगा, एसेट। क्या कहलाएगा, एसेट। और उसका ऊपर ट्रस्ट कितने लोग करते हैं, ये क्या कहलाएगा, मार्केट कैप। सपोज करो एक छोटी दुकान है, एक बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान है स्टेट बैंक की, इसमें पैसा ज़्यादा है, माल ज़्यादा है। लेकिन HDFC दुकान छोटी है लेकिन कम, मतलब ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। इसके जो शेयर हैं, प्रति शेयर को अगर इंक्लूड कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू उसके प्राइस से, तो उसका मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। तो आप देखोगे मार्केट कैप वाइज HDFC बैंक बड़ा है, और अगर एसिड वाइज देखोगे तो एसिड वाइज कौन बड़ा है, इस SBI बड़ा, मतलब भारतीय स्टेट बैंक बड़ा है। तो इसीलिए टॉप 100 में दो बैंक आते हैं भारत के, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है तुम्हारा जो HDFC है, ये 47वें नंबर पे आता है, और एक है तुम्हारा भारतीय स्टेट बैंक, जो कि लगभग ये मान के चलो 47, हाँ 73वें नंबर पे आता है। 47वें नंबर पे भारतीय स्टेट बैंक एसेट वाइज आता है, 73वें नंबर पे वो एसेट वाइज आता है, क्योंकि जो बैंकों की गणना की जाती है वो एसेट वाइज की जाती है। तो इसीलिए ये मर्जिंग जरूरी है। FDI भारत सरकार बढ़ाना चाह रही है, वो भी बहुत अच्छा है। तो FDI आएगा देश में, फॉरेन पैसा आएगा, उससे क्या है ना कि जो देश के अंदर विकास करने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमें बाहर से मिल जाएगा। मैं देखा ना आपने, अगर वर्ष 2000 में दिल्ली में मेट्रो चलाई थी शीला दीक्षित ने, आज उसका लाभ हम सभी ले रहे हैं ना। वो दिल्ली मेट्रो का विस्तार भी हुआ, भाई वो पैसा तो अल्टीमेटली बाहर से ही लगा था ना। अगर मेट्रो नहीं चलती, बोले नहीं हम पे पैसा नहीं है, हम तो अपना घोड़ा बुग्गी से चला लेंगे, तो आप बताओ इतना विकास हो पाता। तो विकास के लिए आपको बाहर से पैसा आना बहुत जरूरी है। देखो ना, आज बाहर से पैसा नहीं आ रहा है ना, शेयर बाजार में जो FII है वो माल बेच बेच कर निकाल रहे हैं, तो जो घरेलू निवेशक है वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि यार आखिर हो क्या रहा है। हम स्टॉक खरीदते हैं और वो साला गिर जाता है, हम खरीदते हैं वो गिर जाता है। वो गिर क्यों रहा है, गिर इसलिए रहा है कि भाई उसके पास में जो लीगल फंड है ना वो अवेलेबल नहीं है, वो बाजार को जो बनाए रखने के लिए। और अभी तो कम से कम महीने का पहला हफ्ता है, और पहले हफ्ते में तो जो SIP का पैसा रहता है वो आता है। तो जनरली अगर तुम्हारे पहले हफ्ते में पैसा गिर रहा है, भाई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जो तुम्हारे DII वो खरीद रहे हैं, DII की तो मजबूरी है ना खरीदना। अगर DII नहीं खरीदेंगे तो आप कैसे बना पाओगे। मतलब आप सपोज आपने किसी SIP में पैसा लगाया, तो क्या करते हो, आपने जो मान लो कहीं 10,000 रुपये डाले, तो वहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठा ना, जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, उसके पास में तुमने 10,000 डाले, ऐसे 10,000 इज इक्वल टू उसके पास 100 करोड़ रुपये आ गए। और 100 करोड़ का अगर वो कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो भाई उसकी जो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो कैसे बढ़ेगी। तो उसके तो खरीदना मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे, लेकिन जिस समय ये DII बेचने लगते हैं ना, अब तुम समझ करो अगर पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाए कि यार परमाणु बम मार दिया, कुछ ऐसा लफड़ा हो जाए, और सब के सब अपनी जो SIP है वो ऑलरेडी मारने लगे, तो जो रेट पे भी मार्केट चल रही होगी ना, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वही रेट पे उसे बेच के देना पड़ेगा। सपोज कर रहे हो ना आप इमेजिन करो कि जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, वहाँ क्या करते हो, स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से जो एक फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा होता है, जिसे आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, बस आपने 10,000 रुपये दे दिए। वो उसका क्या कर रहा है, हो सकता है लेंस कार्ड का IPO खरीद ले वो, हो सकता है पेटीएम में पैसा लगाए बैठा रहे। मैं किसी कंपनी के बारे में गलत अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, मैं फिर से SBI पे आता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का बैंक है सबसे बड़ा, लेकिन एसेट वाइज 43वें नंबर में आता है विश्व में। भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि भाई इसको ना कम से कम टॉप 20 में या टॉप 50 में, 15 में तो लाया ही जाए। पूरे 100 बैंकों में जो चाइना के बैंक है वो 15 बैंक हैं, 15 बैंक चाइना के हैं। और अगर हमारे सभी बैंकों को जोड़ लिया जाए तो उनकी तो $2 ट्रिलियन की वैल्यू बनती है। और चाइना के एक बैंक की जो वैल्यू है ना, जो टॉप 1 बैंक है, उसकी पता कितने की है, लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर। मतलब हमारे सारे बैंक और उसका एक बैंक बराबर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत मामला गंभीर है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो आप किसी वित्तीय सलाहकार के साथ जा सकते हो। हाँ, अगर शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, मेरी ब्रांच में खुला सकते हैं। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि आज की ये चल क्या रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार मर्ज हो रहा है, बैंकों का मर्ज हो रहा है, क्या होगा, क्या फिर से कुछ ऐसा गड़बड़ होने जा रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा क्या। अभी भारत सबसे नंबर 1 पे आता है UPI ट्रांजेक्शन में, जो हम यूनिफाइड इंटरफेस चलाते हैं ना, UPI, भीम पे, UPI, इनमें पहले नंबर पे। आज हम कहीं भी QR करो, टन पैसे हो गए, क्यों टन पैसे हो गए। इतने तुम्हारा क्या लंदन, क्या ब्रिटेन, क्या अमेरिका, कहीं भी इतने ट्रांजेक्शन नहीं होते जितने ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं।
बट नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा है। और हालांकि ये तो अच्छा है कि भाई हमने बना लिया, और भारत की मंशा भी अच्छी है। अगर देखो ना, मैं किसी सरकार का विरोधी या किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ कि भाई इसने अच्छा किया उसने अच्छा किया। बाकी जो अभी हमारे पास में जो लीडरशिप है ना, भारत में जो लीडरशिप है वो मतलब नेक्स्ट क्वालिटी है। ऐसी बात नहीं है कि लीडरशिप भी बहुत डिपेंड करता है किसी एफडीआई को आपको देश में इन्वेस्ट करने के लिए। जेपी मॉर्गन बोल रहा है कि मैं तुम्हारे कमर्शियल जो लोन है उनको मैं मैनेज करूंगा। कमर्शियल लोन से मतलब ये हो गया कि अगर किसी को 1 लाख करोड़ का लोन चाहिए, 50 लाख करोड़ का लोन चाहिए, ऐसे लोनों को मैं दूंगा। और जो तुम्हें छोटे लोन है, कार लोन, बाइक लोन, ये रिटेल को तुम देखो। वो जो तो ब्लैक रॉक है, जेपी मॉर्गन है, सिटी ग्रुप है, तुम्हें क्या लग रहा है इन्हें ये आकर के तुम्हें कार लोन देंगे? हाँ, कितने रुपए का मकान चाहिए वो लोन देंगे? नहीं, बड़े लोन के लिए वो कहते बड़े लोन हम, छोटे लोन आप। और सीधी सी बात है, एफडीआई से पैसा भी आएगा भारत में, कहीं ना कहीं रुपया भी मजबूत होगा। आप बताओ ना, जो एफडीआई आएगा वो एक दिन के लिए तो नहीं आएगा ना कि अपने भारतीय स्टेट बैंक में 49% की हिस्सेदारी खरीद ली। एक तो उसका जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, उसमें भी सुधार होगा। जो आज बोल देते 2 नंबर बजाओ, 3 बजाओ, 1 बजाओ, 4 बजाओ, वो चक्कर कटाने वाले भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट में सुधार होगा। और जहाँ कहीं मिस्टेक चल रही है वो मिस्टेक सुधार होगा। जो किसी कारणवश, आपने देखा विजय माल्या जैसे लोगों को भी खराब लोन दे दिया जाए, नीरव मोदी को लोन दे दिए गए, तो उन लोगों में, उन लोन में भी सुधार होगा। भाई बैंक के पीछे डूबने के पीछे कारण क्या रहता है? बैंक इसीलिए डूबता है कि बैंक को जो खराब लोन दे देता है ना, उसको रिकवर नहीं कर पाता। बैंक की जो कमाई है ना, अगर बैंक ने 100 रुपया किसी को लोन दिया, तो उसके मान लो उसने 10 किस्त बनवा ली, तो उसकी कमाई तब तक नहीं होगी जब तक वो 10वीं किस्त नहीं आ जाए। तुम्हें क्या लगता है कि बैंक को अपना पैसा दिया और बैंक की कमाई होगी? ना। उदाहरण से समझो, बैंक ने किसी से 1 लाख रुपया लिया, है ना, 7.5% के इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है। 1 लाख रुपए बैंक ने लिया, 7.5% के इंटरेस्ट पे लिया, एफडी के फॉर्म में। वो पैसा बैंक ने 1 लाख रुपए किसी को दिया 9% पे, उदाहरण से समझना, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। और उसने उसकी 10 किस्त बंधवा दी, तो कितने रुपए की बंधी एक किस्त? एक किस्त उसकी बंधी 10,900 रुपए की। उसकी 9 किस्त आ गई। कितने की किस्त आ गई? 9 किस्त आ गई। 10वीं किस्त नहीं आई। कितनी किस्त नहीं आई? 10वीं नहीं आई। तो तुम बताओ कि बैंक प्रॉफिट में रहेगा कि लॉस में रहेगा? मोबाइल से कैलकुलेटर जोड़ के देखो, बैंक लॉस में रहेगा। तो जब तक, मैं इतने छोटे लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि समझ में आए, जब तक बैंक की जो रियल पैसा है ना, लास्ट किस्त नहीं आ जाती, तब तक बैंक को प्रॉफिट नहीं होता। एक बात तो ये है। दूसरी, बैंकों को जो रियल पैसा है ना, वो कासा रेशो से आता है। जिस बैंक का जितना कासा रेशो अच्छा रहेगा, उतना ही उस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। ऐसा समझ लो, अगर बैंक को 1 लाख रुपया है, मैं छोटे लैंग्वेज में इसलिए समझाता हूँ कि आदमी कॉन्सेप्ट समझ पाए। बैंक के पास में 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपये में से एक बैंक है जिसका कासा रेशियो है 20%, और एक बैंक है जिसका कासा रेशियो है 50%। अब आप सोचो कि किस बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी? कासा रेशियो जिसका ज़्यादा है उसको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। अगर बैंक के पास में 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपये में से जो 50,000 रुपये है ना, वो कासा से आते हैं, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से आते हैं। तो करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है बैंक का, उस पर बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ता। उस पैसे को बैंक तो चला सकता है आगे, लेकिन बैंक को नहीं देना सामने वाले को। और जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, उसमें भी 2% के आसपास देना। बैंक का जो नॉर्मल ब्याज है ना, न्यूनतम ब्याज है, वो 9% है। 7% एफडी पे देता है, जो किसी को देता है ना होम लोन भी 9% के आसपास करता है ना। तो 2-3% का इनका ना, ये होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि भाई बैंक है ना, जब तक जब तक बैंक के अंदर जिसका कासा रेशो जितना ज्यादा रहेगा, या उसका सीआरआर जितना ज्यादा रहेगा, उतना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। उसे 50,000 करोड़, मतलब 50,000 रुपये कहाँ से आ गए? फ्री के आ गए। उन्होंने उन 50,000 को लोन पे दिया, उनसे पैसा कमाया, ठीक है। अब किसी का 20% का आशा रेशो है, 80% उसका क्या है कि भाई 80% जो पैसा एफडी के फॉर्म में है, एफडी वाई में उनने 7.5% उनने सामने वाले से लिया। कितना लिया? मतलब किसी से 7.5% से उनने 1 लाख रुपए लिए, 9% पे दिए, उसे 2% का एनआईएम बचा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसने क्या किया?
उनने 50,000 रुपये एफडी ली और 1 लाख रुपए दी, तो उसे जो कासा रेशो से पैसा आया वो भी बचा, और जो एफडी से उन्होंने लिया 50,000 वो भी बचा। तो प्रॉफिट किसके पास ज़्यादा आएगा भाई? इसके पास 1 लाख रुपए में से 1,500 रुपये या 2,000 रुपये आएंगे, जिसका कासा रेशो 20% है। और इसके पास कितने आएंगे? 1 लाख, अगर ने 10% पे भी 9% पे भी दिया तो 9,000 रुपये आएंगे। और इसे देने कितने एफडी का जो इन्हें ब्याज दिया? 3,000 रुपये। इसका जो प्रॉफिट हुआ, जिसने कासा रेशो जिसका 50% था, जिसका कासा रेशो 50% था, इसने 1 लाख रुपए लोन दिया इस पर 10,000 ब्याज आया, 50,000 का इन्हें लोन दिया, तो इसे शुद्ध लाभ कितने का बचा? इसे बचा 6500 रुपये का ब्याज। इसे कितने का बचा? 1,500 का। तो प्रॉफिट किसे ज़्यादा हुआ? प्रॉफिट उसे ज़्यादा हुआ जिसका कासा रेशो ज़्यादा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। बैंकों की देखो क्या, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो बैंक को पढ़ लिया और अरे भाई, मतलब ऐसा नहीं है। मैं 18 साल से रेगुलर पढ़ रहा हूँ कि आप सोचो कि एकदम से इतना आसान नहीं होगा। बस केवल इतना कॉन्सेप्ट कर लो कि अगर कासा रेशो बैंक का ज़्यादा है, सीआरआर रेशो ज़्यादा है, एनआईएम उसका ज़्यादा बचेगा। अगर उसका कासा रेशो कम है, सीआरआर रेशो कम है, तो उसको पैसा कम बचेगा। और अगर खराब लोन भी दे दिए, उसके ग्रॉस एनपीए बढ़ गए हैं, एनपीए बढ़ गए हैं, तो समझ लो खत्म है। जैसे अपन नहीं जाता डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या कहता? अरे यार, फैटी लीवर हो रहा, ओहो थायराइड भी बढ़ रहा, और थोड़ा वाला हो जाए तो प्लेटलेट भी बढ़ रही भाई, अरे वो तो कम दिखने लगा भाई तुझे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपकी, मतलब कासा रेशो, करंट रेशो, सीआरआर, एनपीए, तो बैंक, हम डॉक्टर के पास गए, 2 आदमी गए। एक ने कहा हाँ भाई क्या स्थिति है? कहला जी बढ़िया, मैं तो एक टाइम रोटी खाता हूँ, 2-3 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, और बढ़िया सुबह शाम टहलने जाता हूँ। बोले भूख? हाँ भूख टाइम पे लग रही है, दूध भी पी रहा हूँ, और दारू वारू दारू और कुछ नहीं पीता, वो बढ़िया होगा। तो वो क्या है? जिसका कासा रेशो 50% है। एक आदमी गया, अरे यार बहुत दिक्कत हो, 2 दिन सर जी, 2 दिन से खान भूख नहीं लग रही, और पेट में गैस बना है, और वो कमर दर्द रह रहा है, छाती में दर्द रह रहा है, घबराहट हो गया। कहला अच्छा नुहा, कितना पैदल चलते हैं? कहला जी पैदल तो मैं चलता हूँ। रोटी कितनी खाते हैं? वो रोटी तो नहीं खाता, चाउमीन मोमोज बर्गर और ये सब चीज खाता हूँ। तो वो कौन है? वो 20% वाला है। वो क्या, उसे क्या बोलेंगे? ओहो तेरी स्थिति खराब है। डॉक्टर क्या कहेगा? तेरे तो कासा रेशो कम है, मतलब तो पैदल नहीं चलता। दूसरा तो जंक फूड खाता है, मतलब तेरी हालत और भी ज्यादा खराब है। तेरे तो लीवर भी फैटी हो रहा है, तेरी तो प्लेटलेट भी कम हो रही है। तो जिस बैंक को जैसे पढ़ोगे ना, उसे वैसे ही आप समझाने का जो तरीका है ना मेरा, वो आप समझ जाओ बस। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी क्या लंबी हो गई, तो आज के लिए क्षमा चाहूंगा मैं। पर बाकी ये ध्यान रखो कि सरकार जो विकसित भारत को लेकर के इन बैंकों का विलय करना जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में ही होगा, थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए। हालांकि हाई हुल्ला होगा कि सरकार ने बेच दिए, एसेट बेच दिए, सरकार अपना हिस्सा बेच रही है। वही अल्टीमेटली भारत में अगर 1991 में ना, जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अगर वो नहीं आता तो आज बताओ क्या, जिस जिस हिसाब से हम जिस विकास की बात करते हैं, क्या हम कर रहे होते? उस समय तो जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो उन्होंने कठिन कदम उठाया, और उठा के एलपीजी इन्फॉर्म कर दिया। सरकार एक्चुअल में क्या था ना, 1991 से पहले भारत में विकास क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि सरकार ने ज़्यादातर जो अपने ऊपर हैंड करके रखा था, क्योंकि हम ब्रिटेन के कॉलोनी थे, और कॉलोनी होने के चलते भारत को ऐसा लगता था कि अगर हमने अपने इन्हें अधिकार दे दिए तो फिर से हम पे राज कर लेंगे। तो सरकार ने ज़्यादातर हिस्सा अपने पास में खींच के रखा था। फिर जो तुम्हारा उन्होंने, इस समय शायद ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी इन्फॉर्म किया, और फिर जो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां वो भारत में आने लगी। फिर तुम्हारा एलजी आई, तुम्हारा सैमसंग आई, पैनासोनिक आई, ये कंपनी आई उसके बाद से ही। अन्य तो आपको अगर एक भाई बाहर का कोई टीवी इंपोर्ट करना है, या बाहर टीवी बेचना है, या बाहर की कंपनी से कोई कोलैबोरेशन करना है, तो पहले सरकार से परमिशन लो। और सरकार तो सरकार है, आप जानते हो तमाम एंट्री बैरियर होते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।